ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और यहाँ मैं आज बनाने वाली हूँ काशी फल, क्योंकि मुस्कान को बहुत पसंद है कि मैं काशी फल खाऊं। मुझे वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर जब भी मैं काशी फल वगैरह सोचती हूँ तो मुझे उबकाई सी आने लग जाती है। मेरे टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है काशी फल। बाकी सब लोग खा लेंगे और कुछ ना कुछ तो बनाना ही होता है। रोज़ कड़ी चावल राजमा चावल तो ये नहीं बनते और ना ही बनाने चाहिए, क्योंकि वो हैवी हो जाते हैं। तो एक दूसरे की पसंद को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है घर में। तो झाई जी भी खा लेंगी, उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो कहती हैं कि मेरा ना 2 टाइम के लिए बना के रख दिया कर, तो वो खा लेती हैं। तो बस यही मैं उसकी कर रही हूँ तैयारी। और आप सब लोगों से फिर मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखकर ऐसे ना जाएं। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की, हेल्प की बहुत ज़रूरत है। पहले भी मैं 1.5 साल से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो आप लोगों की इस वक्त मुझे सख्त ज़रूरत है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाएं। तो इधर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, उधर मैं आज कर रही हूँ कपड़े धो रही हूँ। थोड़ा सा आज लेट हो गया है, क्योंकि देव की तबीयत ठीक नहीं हो रही, थोड़ी सी रात से गड़बड़ चल रही है उसकी तबीयत। तो थोड़ा सुबह सब काम करने में परेशानी हो गई थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ खीर, और खीर एक साइड रखी हुई है। खीर बिल्कुल मैं इस बार अलग तरीके से बना रही हूँ। ऐसी खीर आपने आज तक नहीं खाई होगी और ना बनाई होगी। खीर के साथ साथ अब मैंने यहाँ रख दी है सब्जी बनाने के लिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आप लोग काशी फल जो होता है भंडारे वाला, वो कैसे बनाते हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ गुड़ और अमचूर वाला खट्टा मीठा जो होता है उसको बनाने वाली हूँ। इसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम लिख रहे हो, मुझे पहचान रहे हो, मुझे समझ रहे हो। और मैं भी आपसे को समझ रही हूँ और आपकी प्रॉब्लम्स को भी, क्योंकि हम लेडीज़ की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक जैसी है। और हम लोगों को एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। किसी को किसी से कुछ मोटिवेशन मिल जाए, कुछ सलाह मिल जाए, आगे का रास्ता वो तय कर पाए जो अब तक वो नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हर इंसान का जो दिमाग होता है वो एक जैसा सोच नहीं रखता। तो हम लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, सोचने की क्षमता भी एक जैसी नहीं होती, माहौल भी नहीं होते। तो ना जाने कहाँ किसको किसकी बात अपने लिए बहुत अच्छी लग जाए और वो अपना शायद लाइफ को थोड़ा बहुत सुधार पाए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब सब लिखती हैं कि हमने भी रो धो के बहुत टाइम पास किया है, लेकिन अब फैसला कर लिया है कि हमें इग्नोर करना है और अपने हिसाब से थोड़ी बहुत ज़िंदगी जीनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं इसी के साथ आपके साथ एक और बात शेयर करती हूँ कि कईयों का अत्याचार कितना बढ़ जाता है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी बिल्कुल, मतलब मेरी वो फ्रेंड बनी है 2-1 साल पहले। वो बहुत बेस्ट कथक की डांस टीचर है और मैंने उससे डांस क्लासेस भी ली हुई हैं। मैं उसके पास डांस सीखने जाती थी, तो काफ़ी उनका मेरा लगाव था। बहुत खूबसूरत हैं और ऐसे लगता ही नहीं है कि उतना बड़ा उनका एक बच्चा भी होगा। तो बाद में पता चला कि वो BHU की पढ़ी हुई हैं और 8 साल उन्होंने कथक डांस सीखा हुआ है और उन्हें अवार्ड भी मिला हुआ है CM से। मगर वो डाइवोर्सी हैं। डाइवोर्स क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी और अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का फ़ैसला किया। उसकी वजह से उसको डाइवोर्स जैसी चीज़ झेलनी पड़ी। पर मैं बहुत एप्रिशिएट करूँगी उनके पेरेंट्स को, जिन्होंने कि उसका साथ दिया उसके उस फ़ैसले में। और वो कुछ दहेज के लालच में भी आ गए थे कि जो उसके पेरेंट्स के पास ज़मीन थी, कहते थे कि वो अपनी बेटी के नाम लगवा दो, तो हम इसको रखेंगे। तो फिर बेटी ने भी फ़ैसला किया कि आज ये ज़मीन माँग रहे हैं, पहले कार माँगी, कार दे दी, फिर उन्होंने ज़मीन माँगी। तो अगर ज़मीन भी जो पेरेंट्स के पास है, जो भाई-भाभीयों का हक बनता है,
अगर वो मैं दे दूँगी, तो फिर क्या पता अगली ये क्या चीज़ माँगे। और ज़मीन अगर इनके नाम एक बार हो गई, तो ये मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उस लड़की ने फ़ैसला किया कि मैं अब इनकी बात नहीं मानूँगी और मैं तलाक ही लूँगी, इनसे अलग होकर रहूँगी और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिऊँगी। ये मैंने मुस्कान के हेयर के लिए ऑयल बनाया है और ये हमेशा से बनाती मैं आई हूँ। इसमें मैं क्या करती हूँ कि लौकी होती है, उसका जो जूस होता है, साथ में कड़ी पत्ता और थोड़ा सा मेथी दाना डाल के उसको नारियल का ये आधा किलो वाला डिब्बा तेल का ले लेती हूँ और उसमें उबाल देती हूँ। और फिर जब वो पक जाता है पूरा उसका जूस, तो ये इसके बालों के लिए बहुत ठंडा दिमाग को रखता है। ये मैं इसके लिए हमेशा तेल बना के रखती हूँ और खुद भी लगाती हूँ। और इससे क्या होता है, दिमाग बहुत कूल रहता है, बाल भी अच्छे रहते हैं। और जो आजकल है कि बालों में ऑयल नहीं लगाना, ऑयल नहीं लगाना, तो देखो ये मैंने प्योर बिल्कुल घर का ये ऑयल बनाया है। इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है और मुस्कान बताएगी कि ये कैसा लगा के फील होता है। हाँ, बाल भी लाइक मुझे लगता है कड़ी पत्ते के वैसे लंबे हो जाते हाँ, हैं। काले भी ग्रोथ होते होती हैं, है मेरे ग्रोथ तो होती है, बालों में, अच्छी होती है। और इसके बालों में स्प्लिट मैंने एंड्स भी शुरू नहीं से वही आते। लगाए हैं, इसलिए इसके बाल इतने अच्छे रहते हैं। और ये मैंने इस बार इसका तेल बनाया है। इसने काफ़ी जिद करी कि मम्मी जो बचपन से आप तेल लगाते आए हो मुझे, वो आप लगाया करो। तो फिर मैंने इस बार इसकी फरमाइश पे ये बनाया है। और मैं कहती हूँ उस लड़की का भी इतना ज़्यादा मतलब हौसला देखिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे ख़ानदान से है और इतने ऊँचे ख़ानदान से होने के बाद इतने बड़े शहर से इतनी एजुकेटेड लड़की, और वो कथक डांस को ही अपना जो है कि फ्यूचर प्लान करना चाहती थी, उसी में ही कहती थी कि मुझे सिखाना है बच्चों को और ये कंटिन्यू रखना है। लेकिन उसकी जो सास-ससुर थे और जेठ वग़ैरह, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो पाएगा, तो उसने कहा कि मैं इसको नहीं छोड़ पाऊँगी। इसी बीच उसकी शादी के बाद उसका एक बेबी भी हो गया और इत्तेफ़ाक किस्मत का देखिए कि बेबी मेडिकल अनफिट था। और उस लड़की को ना तो डिलीवरी के टाइम पे कुछ ढंग से खाने को दिया गया, ना बच्चे की केयर की गई, और उसको कहा जाता था कि घर का काम करो, घर का काम करो। और ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, तो वो इतना बेचारी घर का काम भी नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसको ना और भी बहुत ज़्यादा उसको परेशान किया जाता था। थी तो उसकी जेठानी भी घर पर, लेकिन वो बेचारी बहुत ज़्यादा गरीब घर की थी और सिर्फ़ अनपढ़ टाइप की थी, बहुत कम क्लासेस पढ़ी हुई थी। तो वो तो उनके अत्याचार सह रही थी, लेकिन ये इतनी पढ़ी हुई थी और अच्छे ख़ानदान से थी, तो इसने उनका ज़्यादा मतलब बर्दाश्त नहीं करा, उनकी बातें बर्दाश्त नहीं करी। तो इसने कहा कि मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। काफ़ी टाइम तक इसने एडजस्टमेंट करने की कोशिश की, लेकिन उसके हस्बैंड भी उसकी सपोर्ट नहीं करते थे और फिर जेठ और सास-ससुर तो उसको लगातार परेशान करते ही थे। और बेबी होने के बाद भी उसको उन्होंने कुछ भी हेल्दी खाने को नहीं दिया। बच्चे को दूध तक इवन बहुत थोड़ा-सा देते थे, बच्चा आधा भूखा रहता था। और इसका इतना खुद का दूध नहीं था कि ये बच्चे का पेट भर पाती, क्योंकि वैसे भी ये काफ़ी वीक सी थी। फिर इसके पेरेंट्स आए और जब 20-25 दिन का बेबी हो गया, तो वो ले गए इसको। ये ले गया तो वहाँ जाके बच्चे की तबीयत भी बहुत बिगड़ गई और जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो पता चला कि उसको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता था, सास-ससुर और पति को भी फ़ोन किया, तो कोई भी नहीं आया पता करने, क्योंकि उस बच्चे के इलाज का खर्चा काफ़ी होना था। तो अब क्या किया जा सकता है, 1 महीने का सिर्फ़ बच्चा। तो अब नाना-नानी ने ही कई डॉक्टर्स को फ़ोन करे, जो उनके जानने वाले थे, उनसे पता करा और बड़े से बड़े डॉक्टर के पास उसका इलाज करवाया। तो इलाज में काफ़ी खर्चा भी था और लगभग 1 से सवा साल तक का रेगुलर ट्रीटमेंट था। तो उन लोगों ने काफ़ी महामृत्युंजय जप वगैरह, हवन वगैरह, मन्नतें जो कोई कर सकता है वो किया। तो ऐसा उसके पेरेंट्स ने उसका साथ दिया, लेकिन उसका अत्याचार रहा कि उसका जो हस्बैंड था, वो ना तो बस एक ही बार बच्चे को देखने आया और वाइफ़ से मिलने आया, वो कभी वापस आया ही नहीं। तो इस तरीके से ये लड़की भी टूटती गई, पर बच्चे को सँभालना बहुत ज़रूरी था। नाना-नानी ने सबने मिक्स होके बच्चे को पाला, उसका इलाज करा, तो इस तरीके से ये लड़की बेचारी मायके में ही रहती चली गई और वहाँ बिल्कुल भी नहीं, ससुराल वालों ने इसको कहा कि ज़मीन अपने नाम करवा के आएगी तो आना, नहीं तो मत आना। तो इसने फ़ैसला लिया कि मैं इतनी पढ़ी-लिखी हूँ, उधर से मैं अपना जो फ्यूचर है वो डांस में बनाना चाहती हूँ। तो ये मेरे को डांस भी नहीं करने दे रहे, उल्टा हर टाइम जैसे घर की नौकरानियों की तरह गंदे कपड़े पहनो, मैले-कुचैले, और हर सारा घर का काम करो, सबको खाना खिला के तब खाना खाओ, बचा-खुचा खाना खाओ।
इस तरीके से बहुत ज़्यादा उन लोगों ने इस पे अत्याचार कर रखे थे। करते तो इसकी जेठानी पर भी थे, लेकिन वो बेचारी बर्दाश्त कर जाती थी क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसके पास ऑप्शन था, तो इस तरीके से फिर इसने चलो तलाक ले लिया और जो भी उसका कागज़ डिसीजन था उसने फिर तलाक लेके अपना जॉब स्टार्ट करा है। आज वो अच्छे स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूलों में एक डांस टीचर है और उसका बच्चा भी अब बड़ा हो चुका है और वो योगा क्लासेस लेती है। बहुत अच्छा अपना लाइफ बिता रही है। तो इस तरीके से हमें शादी से पहले लड़कियों को शेरनियाँ बनाना होगा और उन्हें लड़ना सिखाना होगा। और क्योंकि हमने बेटियां ब्याही हैं, बेची नहीं हैं। उल्टा हमने पढ़ा लिखा के इतना दहेज दे के लड़कियों को विदा किया है, उनका गुलाम बनाने के लिए नहीं। उल्टा खरीदा तो हमने है उन लड़कों को जिनको इतना पैसा हमने दिया है, अपनी बेटी दी है। और अगर वो वहीं रखते उस और वो अपनी जॉब कंटिन्यू करती तो आज उसका कहीं न कहीं एक स्कूल भी होता डांस का, जो उसका एक ड्रीम है और आने वाले टाइम में हो सकता है वो अपना ड्रीम कंप्लीट भी करे। इसीलिए सभी माँओं से रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन की बेटियाँ शादी के लायक होने वाली हैं या जिनकी यहाँ बेटियाँ हो गई हैं, शुरू से प्लान बना लें कि घर वाले चाहे जो कुछ मर्ज़ी कहते रहें, अपनी बेटियों को शेरनियाँ बनाएँ, कोमल राजकुमारियाँ ना बनाएँ। हर चीज़ का स्ट्रगल करना सिखाएँ, दुनिया की ऊँच-नीच सिखाएँ, गलत बात का विरोध करना सिखाएँ, अत्याचार ना सहें और बस अपने फ़र्ज़ अच्छे तरीके से निभाएँ ताकि उन पर उँगली ना उठाई जाए। उँगली तो उठाने वाले उठाएँगे, लेकिन उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। तब तक तुसीं आपदा ख्याल रखिया जे, असीं आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। गुड बाय।